चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसएम बच्चों, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नोट डाउन है बेटा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस। या इसी को स्लैश करके आप नोट डाउन कर लो, इस पर हेडर नोट कर लो। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस के साथ साथ में यहाँ पर आप नोट कर लें बिजनेस इन्वायरमेंट। या तो हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेसेस के रेफरेंस में, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। हेडर में आप नोट डाउन कर लो। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, इसमें कितना कंटेंट आपने अपनी नोटबुक में मेंटेन करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अंडरलाइन करते जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट और उसको समझते चलते हैं। तो चाहे तो आप इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस बोलो या फिर आप उसे बिजनेस एनवायरनमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप नोट करोगे, द टर्म इन्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्ट ऑफ बिजनेस रेफर टू द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर हैविंग अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन इवेंट रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं बिजनेस के रेफरेंस में, कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स को शामिल करता है, उन सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करें या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेटेड फंक्शनिंग पर इंपैक्ट डालते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे यहां पर बच्चों, बिजनेस हेल्प अ कंट्री। जब जब बिजनेस की बात करते हैं कि भाई बिजनेस स्टेट ऑफ बीइंग बिजी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उससे जो अर्निंग होती है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ उधर अराइज होती होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज होती है। तो जब बिजनेस की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है कि बिजनेस हेल्प अ कंट्री टू अकम्प्लिश इकोनॉमिक ग्रोथ, generate employment opportunities and make available the various type of goods and services for human consumption। यानी कि जब बिजनेस की बात करेंगे तो टाइम टाइम पर ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, साथ ही साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंज्यूमशन के लिए हमें तैयार करके अवेलेबल करके देता है। जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ये वैक्यूम में रन नहीं कर सकता, ये सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ही ये कहीं ना कहीं चल सकता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम बट हैज टू टेक इनटू द अकाउंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। जब बिजनेस की बात करेंगे तो इन्होंने बोला टाइम टाइम पर ही अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके बिजनेस हमारे चल रहे होते हैं। एक डेफिनेशन इसमें उठा लेना बच्चों ऑथर की, अकॉर्डिंग टू कीथ डाविस, business environment is an aggregation of all conditions, event and influences that surrounds and affect the business। इन्होंने बोला जब बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये एग्रीगेट होता है सारी कंडीशन, इवेंट और इन्फ्लुएंसेस का, जहां और सराउंडिंग्स का, जो कि अल्टीमेटली वो बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑथर की डेफिनेशन एक आध अगर प्रेजेंट कर देते तो अच्छा रहता है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आती है तो उस दौरान इन सारे एस्पेक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्सेस विच कंपोज द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इट्स सप्लायर, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, बैंकर, कस्टमर, इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजीज, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग एक्सटर्नली of a business constitute its business environment। इन्होंने बोला जब हम फोर्सेस की बात करते हैं जो टाइम टाइम पर बिजनेस एनवायरनमेंट की कंपोजिशन का पार्ट बनते हैं या टाइम टाइम पर कह सकते हैं हमारे बिजनेस को इंटरेक्ट करते हैं। बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो मैंने आपसे क्या बोला, इससे ना थोड़ा डेकोरम बन जाता है, किसी ऑथर का नाम दे के कोई डेफिनेशन अगर हम डाल देते हैं तो एक डेकोरम मेंटेन हो जाता है। ऐसे तो बेटा
पहले 3 पॉइंट मैंने आपको नोट कराए, इन्वायरमेंट टोटली एक्सप्लेन हो गया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 3 पॉइंट में भी आपको अच्छा खासा पॉइंट हो रहा है। कीथ डेविस ने भी कुछ अलग नहीं बोला, वही बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस। बट अगर ऑथर का नाम डाल करके अगर लिख सकते हो, याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं रहता है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी। साथ ही साथ में हम इन्वायरमेंटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो टाइम टाइम पर बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उन फोर्सेस में हमने एक जनरल नाम यहाँ पर मेंटेन करे कि सप्लायर, कॉम्पोरेटर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, बैंकर्स, कस्टमर, इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे के सारे हमारे वेरियस फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बच्चों अगले एस्पेक्ट्स की बात करें, एक लास्ट पॉइंट सम अप कर देना इसमें। इन शॉर्ट, अब चाहो तो फोर्थ डेफिनेशन को हटा सकते हो, फोर्थ पॉइंट को हटा सकते हो आगे स्टार्टिंग के 3 पॉइंट मेंटेन करने के बाद, लेकिन लास्ट पॉइंट से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसका डेकोरम बन जाएगा। इन शॉर्ट, बिजनेस डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रॉडली 2 सेट ऑफ फैक्टर्स, फर्म रिलेटेड फैक्टर्स जिन्हें बोला जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट्स, और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो कि होते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट बनते हैं। तो हमने लास्ट में बोला कि जब एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। तो हमने जो लास्ट वाली इन्फ्लुएंसिंग जो लाइन इस्तेमाल करी है उससे हमारा जो हेडर है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस वो जस्टिफाई हो रहा है। तो लास्ट लाइन को जरूर पॉइंट में बना लेना, स्लैश करके इसे बिजनेस एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, हालांकि इन्होंने हेडर दिया इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस, या फिर इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन अगर हमारा बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड, उसमें हमने क्या मेंशन करना है और वो क्या है, ये सारा एस्पेक्ट नोट डाउन कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कन्वे करें, और सब कुछ क्लियर हुआ तो ऑल क्लियर टाइप करें बेटा। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। बिल्कुल, जो हाईलाइटेड किया जा रहा है वही नोटबुक में नोट करना है, और हाईलाइटेड पॉइंट जैसे कि मैंने 5 पॉइंट हाईलाइट कराए, 5 पॉइंट्स में एक सिंगल पॉइंट ने वो डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अगर नोट करते टाइम पर आपको लग रहा है, नोट करते टाइम पर आपको लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ रही है, तो एक आध पॉइंट उसमें से भी हटा सकते हो। एटलीस्ट हमें एग्जामिनर को ये कन्वे करना पड़ता है कि हमें इस फैक्ट के बारे में आइडिया है, ये क्या है। वो एज इट इज जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट हमें प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे हम बात करते हैं बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। नेक्स्ट एस्पेक्ट है, जब हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो ये जो स्टडी करना क्या इंपोर्टेंस रखता है। जब जब हम इन्वायरमेंट को स्टडी करने की बात करें, बोला इससे स्टडी करने से कुछ फायदा मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, उन सारे के सारे बेनिफिट्स का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जब हम किसी इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो हमारे लिए कोई एस्पेक्ट तभी इंपोर्टेंट होता है जब वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो या तो बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी के नाम से आ जाए, या फिर इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी के नाम से आ जाए, बात बराबर रहेगी, हमें वही सारे पॉइंट मेंटेन करने हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। अब ये ऑलरेडी समराइज सम अप करके पॉइंट दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को तो एज इट इज आप मेंटेन कर लेना। इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर बेनिफिट ऑफ स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। यानी कि जब बोला कि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर बेहतर बिजनेस स्ट्रेटजी बना पाते हैं, अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म में कैसे काम करना है वो पॉलिसी डिसाइड कर पाते हैं, और फर्म के ऑब्जेक्टिव को सेट कर पाते हैं। आगे बोला डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान टू डील विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। बोला जब जब हम इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लान ऑफ एक्शन या एक्शन प्लान हम तैयार कर पाते हैं, डील्स विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली टैकल कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने बोला फोरकास्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस एट द नेशनल एंड द ग्लोबल लेवल ऑन द कंपनीज स्टेबिलिटी। बोला जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं टाइम टाइम पर, उन चेंजेस
कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन्हें फोरकास्ट कर पाना। और ये सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हमारे नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं। इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडी करने के बाद हम एनालाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बोला एनालिसिस ऑफ द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द इफेक्चुअल काउंटर मेजर्स। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जब हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वेरियस इकोनॉमी, साथ ही साथ में हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और ऐसे फोर्सेस जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, उन सारे के सारे फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। और बोला इसके साथ साथ हम कई बार जब इन्वायरमेंटल को स्कैन कर रहे होते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या पोजीशन है उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। बोला जब कॉम्पिटिटर्स को हमने आइडेंटिफाई किया तो उसके अकॉर्डिंगली हम कहीं ना कहीं ऐसे काउंटर मेजर्स बना पाएंगे जिनसे हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर अपना बिजनेस में वर्क कर पाए, प्रोडक्ट को सेल कर पाए। ऐसी स्ट्रेटजी हम डेवलप कर पाते हैं और वो पॉसिबल है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बाद, इन्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद। कीप द बिजनेस डायनामिक एंड अप टू डेट। टाइम टाइम पे जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो उसे चेंज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को अप टू डेट रख सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंट को टाइम टाइम पर एनालाइज करते रहे। तो ये बच्चों हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या इंपोर्टेंस है। अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, वो हमने इंपोर्टेंस के तौर पर पढ़े। दूसरा हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और फिर आगे जाकर के फर्दर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो कंपोनेंट वाला क्वेश्चन अलग आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आ सकता है। तो मेन हेडर से नहीं जाना, इसे क्रॉस कर देना बेटा, इसको आपने फोकस नहीं करना। क्वेश्चन बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स अलग बात है और कंपोनेंट्स का डिस्कशन अलग बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये क्वेश्चन आपने बनाना है और दूसरा एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यही बिजनेस एनवायरनमेंट है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के दौरान हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब या हम कह सकते हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनको रीड आउट करने के बाद, पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके आपके सामने लेके आती है और जब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ बोली जाती हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे किसी इंसान के बारे में बात करते हैं कि भाई मान के चलो जिसकी दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, ऐसा बोला तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही बोला ह्यूमन इंटेलेक्चुअल होता है, इसका मतलब वो पर्सन क्या होगा, कहीं ना कहीं हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग नॉट एनिमल्स, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एनिमल्स के पास नहीं होता। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी बोलते हैं तो इजीली उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब एक एक करके इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने। पहला है इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक नेचर। जब जब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक नेचर, इसे पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे। द इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग एज पर द चेंजेस ऑकर्स। मतलब टाइम टाइम पर ये इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इतना फैक्ट्स इसमें मेंटेन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट। इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। इतना नोट कर लेंगे, बीच में से छोड़ दो, बात वही है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट गिव द डायरेक्ट एंड सम टाइम इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो पहले वाले पोर्शन को अंडरलाइन कर लेना, उसके बाद ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस को आप ऐसे ही छोड़ देना। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक इन नेचर। चाहो तो आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, इन्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग एज द चेंजेस ऑकर्स। दूसरा इट हैज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट, यानी कि जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस की वर्किंग को टाइम टाइम पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता रहता है। जब बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली टू टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, नेमली इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स।
टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, बोला कि बिजनेस कभी आइसोलेशन में काम नहीं करता, इन्वायरमेंट उसका इंटीग्रल पार्ट बना रहता है। बस इसको इतना ही नोट डाउन कर लेना, इससे ज्यादा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कभी भी आइसोलेशन, एकांत में अकेले रन नहीं कर सकता। आगे हम बात करेंगे बच्चों इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ड्यू टू द एनवायरनमेंट बिजनेस कैन टेक प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव डिसीजंस। जब जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए, एनालाइज करते हुए, आप कई बार प्रोएक्टिव और रिएक्टिव डिसीजंस ले सकते हो। प्रोएक्टिव का मतलब है कि प्रॉब्लम होने से पहले ही डिसीजन ले लेना, और रिएक्टिव का मतलब है प्रॉब्लम हुई उसके बाद कहीं ना कहीं हम रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होने के बाद हम ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो, दैट इज नोन एज रिएक्टिव डिसीजंस। जैसे हम जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिससे कोई समस्या ना हो, तो वो प्रोएक्टिव डिसीजन होते हैं, और बीमार होने के बाद दवाइयां खाते हैं वो रिएक्टिव डिसीजन होता है। मल्टी डायमेंशनल, जब जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बोला इसका एक नेचर होता है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, मतलब जब जब हम बात करेंगे इट ऑलवेज कंसीडर बोथ द एस्पेक्ट ऑफ फोर्सेस लाइक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो ये जो एस्पेक्ट जब हमने रीड करे इन सबको एक साथ अगर हम बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, बच्चों नोट करो, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ये जो मैंने आपको ग्रीन हाईलाइट किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो इसे। क्वेश्चन अलग क्वेश्चन बनाना है इसका, वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे इन्होंने एक हेडर दे दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, एक ही बात नहीं है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अलग एस्पेक्ट हो गया, और करेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, अलग एस्पेक्ट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मेजरली अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज कॉपी कर लेना है, क्योंकि इस डायग्राम की जो हम एक्सप्लेन करने की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को इजीली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, और अदर चैप्टर्स में भी कुछ पॉइंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने, जो कि जैसे वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन। तो कुछ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है जैसे मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ये के सारे एस्पेक्ट अगले चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब जब हम बच्चों बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के रेफरेंस में, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में दो कंपोनेंट आएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। वैसे देखो बहुत सारी अदर बुक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो सिर्फ दो ही कैटेगरी रखते हैं, एक एक्सटर्नल कैटेगरी रखते हैं, एक इंटरनल कैटेगरी रखते हैं। बट आपके इंस्टीट्यूट ने एक्सटर्नल को दो पार्ट में बांटते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट, और इंटरनल को एक डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पर मेंटेन रखते हैं। तो जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी स्टडी में सजेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, किसी डिफरेंट एस्पेक्ट से आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यह बात कर रहे हैं बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है या फिर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट हो सकता है। बेटा 1 मिनट होल्ड करना।
तो बच्चों, जब जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे तो उसमें इस तरीके से आपको कंपोनेंट ड्राफ्ट कर लेने हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल में दो कैटेगरी रहेंगी, माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा कैटेगरी रहेगा मैक्रो इन्वायरमेंट। और इंटरनल की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात करेंगे। जैसे माइक्रो इन्वायरमेंट में सप्लायर्स ऑफ इनपुट क्या होते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई जो हमें मटेरियल दे रहा है, जिनसे हम मटेरियल खरीदते हैं उन्हें सप्लायर बोला जाएगा, जिनको हम सेल करते हैं बेसिकली उन्हें कस्टमर बोला जाएगा। मार्केटिंग इंटरमीडियरी जो हमारे प्रोडक्ट को कई बार कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरी जो हमारे जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटर, पब्लिक एट अ लार्ज। मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो जब जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने सप्लायर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, ये सारे के सारे हमने एक्सटर्नल में ही रखे। दूसरा इसमें मैक्रो, एक्सटर्नल में बड़े लेवल पे बात करेंगे, मैक्रो लेवल पर तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्लोबल चेंजेस, सोशल कल्चर, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट बनाएंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारी वैल्यू, हमारे मिशन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज जो हमारे पास है, ये सब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। अब देखो, सप्लायर, कस्टमर, मार्केटिंग इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, इन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर माइक्रो इन्वायरमेंट लिखने को आ जाए तो थोड़ा थोड़ा सा इन्हें डिटेल में लिख देना। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आए तो माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो दोनों हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा सप्लायर, कस्टमर, मार्केटिंग, कॉम्पिटिटर, पब्लिक के बारे में लिखोगे, सफिशिएंट रहेगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल, इन एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है। देखो, इन डेफिनेशंस को लिखने की जरूरत नहीं है, सप्लायर्स के बारे में लिखना, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडियरी, नोट्स को अननेसेसरी हेल्दी मत करना। जो नॉलेज आपके पास है उसको बहुत ज़्यादा वाइड मत करो। एक्सटर्नल माइक्रो फोर्सेस की बात करेंगे तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, आप ये मेंटेन करना चाहो तो गवर्नमेंटल, फिजिकल, टैक्स प्रैक्टिस, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऐसे करके तीन चार पॉइंट, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट या इंटरेस्ट रेट, ऐसे एस्पेक्ट को इनमें से तीन चार कोई पॉइंट आप मेंटेन कर लेना। साथ ही साथ पॉलिटिकल में कौन से फैक्टर्स आएंगे, पॉलिटिकल में आएगा अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिस्क, गवर्नमेंट डेब्ट, बजट डेफिसिट्स और सरप्लस, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस। लीगल फैक्टर्स की बात करेंगे तो जैसे मिनिमम वेजेस लॉ हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हो गए, वर्कर सेफ्टी लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉज हो गए, एंटी मोनोपोली लॉज हो गए, म्यूनिसिपल लाइसेंस हो गए। तो दीज आर द लीगल फैक्टर्स। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोलिंग वगैरह, ये सारा का सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में आ जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कॉम्पिटिटर, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द सप्लाई चेन पैरामीटर्स, ये एस्पेक्ट्स इसमें मेंटेन कर लेना टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। बाकी सोशल कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स को कंबाइंड करके आप भी दिखा सकते हो यहाँ पर, जैसे बर्थ एंड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स द अथॉरिटी, एथिकल नॉर्म्स, वैल्यू सिस्टम, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे नॉर्म्स को आप प्रिस्क्राइब कर देना। इसके अलावा इंटरनल इन्वायरमेंट में वैल्यू सिस्टम क्या होता है, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इन्हें कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा मेंटेन कर लेना। वैसे हम इन्हें आगे जाकर के पढ़ेंगे, बाकी इनके हेडर भी नोट कर सकते हो। जैसे वैल्यू सिस्टम को आप नोट करोगे, द वैल्यू सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एथिकल बिलीफ दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। इतना मेंटेन कर लेना। मिशन और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे
द बिजनेस डोमेन ऑफ द कंपनी, डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट एंड बिजनेस फिलोसफी, बिजनेस पॉलिसी एटसेट्रा आर गाइडेड बाय द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। कॉर्पोरेट कल्चर्स की बात करें, कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द टॉप मैनेजर्स इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट कल्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट की जो वर्किंग स्टाइल होती है वो कॉर्पोरेट कल्चर्स की कैटेगरी में आता है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे, ये भी हमारे इंटरनल फैक्टर का पार्ट है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय दैट इज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ फर्म इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ फर्म। लेबर यूनियन भी टाइम टाइम पर इंटरनली अफेक्ट करती है, तो लेबर यूनियन में ये पार्ट्स मेंटेन कर लेना। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एज कम्पेयर टू अदर्स बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका नोट कर लेना बेटा। ये जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में इसे काफ़ी डिटेल में दे रखा है, किसी भी तरीके से पूछा जाए कि अगर इंटरनल इन्वायरमेंट का भी अगर क्वेश्चन आता है ना, तो भी जितना मैंने आपको अंडरलाइन कराया दैट इज मोर देन सफिशिएंट रहेगा पॉइंट वाइज। एक्सटर्नल का आता है तो उसके दो पार्ट बना देना। एक्सटर्नल में भी कहीं ना कहीं हमने माइक्रो और मैक्रो दो कैटेगरी बना ली, उनमें भी इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो भी कंटेंट आपके पास काफ़ी हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए कि जैसे कि वो बात कर रहे हैं कि सेपरेटली पूछ रहे हैं कि लेट सपोज इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना कम रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ रहता भी है तो जैसे हमने ये पॉइंट्स मेंटेन करें, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हम जब भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी हम बेटर करने का प्रयास करते हैं बाय वे ऑफ न्यू टेक्निक्स। न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेटअप करना, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा उसके रिगार्ड में डिसीजन लेना, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, उनको ध्यान में रखते हुए हमने वर्क करना होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इन पॉइंट्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे चांसेस कम है कि वो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो कि आने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी, पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। इस पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट आपसे जरूर पूछा जाएगा। पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल, यहां तक बताओ बेटा, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर हुआ? ऑल क्लियर टाइप करें बच्चों यहां तक। अगला एस्पेक्ट है हमारा पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। जल्दी से कंफर्म करें बच्चों, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से ऑल क्लियर टाइप करें, अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत टाइप करें। अगले मुद्दे की हम बात करेंगे पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। ऑडियो वीडियो आ रहा है ना बेटा आप तक? सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर दो मुझे। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा बच्चों पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। जो पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि ये पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल है क्या, पहले तो इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल, इसमें कौन कौन से पॉइंट हमें मेंटेन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा
द टूल वाज क्रिएटेड बाय द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल पॉटर। सेकंड पॉइंट बनेगा पॉटर 5 फोर्स मॉडल इज एन एनालिसिस टूल दैट यूजेस 5 इंडस्ट्री forces to determine the intensity of the competition in the industry and its profitability level। तो इन्होंने बोला पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल में एक एनालिसिस टूल है जहां पर 5 इंडस्ट्री फोर्सेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और वो फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि भाई कंपटीशन का लेवल क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी कंपटीशन की, और साथ ही साथ उस इंडस्ट्री में आप प्रॉफिटेबिलिटी लेवल आपके बेहतर होंगे या खराब होंगे, ये वही 5 फोर्सेस तय करते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करेंगे इसके से 2 पॉइंट हमने यहां तक नोट डाउन करे। थर्ड पॉइंट है पॉटर वाज ऑफ द फर्म व्यू पॉइंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन देयर राइवल्स। भाई पॉटर के अकॉर्डिंगली उनका कहना था कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको अपने राइवल्स पर क्लोजली कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए, बट ही ऑल्सो इनकरेज्ड them to go beyond the boundaries of their competitor and make an assessment of the other factors impacting the business environment। बोला जब पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल की बात करते हैं, बोला कि पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल में जो क्लोजली आपको वॉच करना है वो अपने कॉम्पिटिटर को करना है, इसके अलावा अदर फैक्टर्स पर भी आपने फोकस रखना है। तो पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल को जब आप बनाओगे तो बेटा एक काम जरूर करना, इंडस्ट्री राइवल्स यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसे मिड में रखना है, क्योंकि उस पर आपने क्लोजली कहीं ना कहीं उसे मॉनिटर करना है। इसके अलावा बाकी 4 फोर्सेस हैं, आप साइड में लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी मेंटेन कर लेना, बहुत ज्यादा फर्क उसका पड़ेगा नहीं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट या बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, ये आपके पॉटर्स के 5 फोर्सेस होते हैं। 5 फोर्सेस जो मेन फोकस आपको किस पर रखना है, इंडस्ट्री राइवल्स पर रखना है, उसे सेंटर में रखना है। इसके बाद अगला है दीज 5 फोर्सेस एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। यानी यही हमारे 5 फोर्सेस डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कैसे होंगे और वहां पर कंपटीशन कैसा होगा। तो इंडस्ट्री को इन 5 फोर्सेस के बेसिस पर हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री और हाई प्रॉफिट्स, और अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री और लो प्रॉफिट्स। तो जब अट्रैक्टिव इंडस्ट्री और हाई प्रॉफिट्स कब होंगे, जब ये 5 फोर्सेस हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, और यही 5 फोर्सेस अगर आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका वो इंडस्ट्री आपके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, प्रॉफिट्स भी गिर जाएंगे। जैसे कि जहां जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो वहां पर कोई एंट्री नहीं ले सकता, हाई बैरियर्स हैं उसमें, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर, मतलब सप्लायर को आपको प्रोडक्ट सेल करना ही पड़ता है, वो बहुत ज्यादा ओवरचार्ज आपसे नहीं कर सकता, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें बढ़ जाएगी। वीक बायर बार्गेनिंग पावर, कई बार बायर जो होता है ना बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर जिस प्राइस पर आप सेल कर रहे हो तो उसी प्राइस पर बायर को परचेज करना पड़ता है, तो इसका मतलब उसकी बार्गेनिंग पावर लेस है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है जो जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिस गुड्स एंड सर्विसेज में, उसके सब्स्टिट्यूट बहुत कम है या फिर फ्यू है या फिर है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में आपके हाई प्रॉफिट्स होंगे। और लो कंपटीशन, और आपका कॉम्पिटिटर बहुत ही लोअर लेवल पे काम कर रहा है, तो भी आपकी इंडस्ट्री बेहतर या हाई प्रॉफिट जनरेट करेगी। अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री या लो प्रॉफिट्स कब होंगे, जब इनके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे लो बैरियर्स टू एंटर, कोई भी आके नया बिजनेस स्टार्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, स्ट्रॉन्ग बायर्स बार्गेनिंग पावर, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है और इंटेंस कंपटीशन है, भरमार है कंपटीशन की, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो यही पॉइंट्स बेटा बहुत डिटेल में दे रखे हैं। अगर इन पॉइंट्स की बात करें, सारे के सारे पॉइंट्स को जैसे हमने स्टार्टिंग में डील किया था, जैसे पॉटर्स के 5 फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, अब इन्हीं फोर्सेस को यहां पर डिफाइन किया गया। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कि बोला कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की अगर बात करते हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई, ये हाई कब होगी, वो कुछ रीजन दे रखे हैं।
बोला इन केसेस में हाई होगी, अदरवाइज क्या होगी, लो होगी। तो इनमें से दो चार एग्जांपल्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। स्मॉल कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेक एन एंट्री, existing companies are not influential या dominant to prevent new entrant, existing firm do not have a patent trademark and do not strong brand value, और there is no little government regulation, customer switching cost are low। तो ऐसे केस में न्यू एंट्री का थ्रेट बना रहता है और हाई रहता है। देयर इज लो कस्टमर लॉयल्टी, तो ऐसे करके हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बार्गेनिंग पावर की अगर हम बात करेंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला सप्लायर्स हैव डोमिनेंट बार्गेनिंग पावर। कब डोमिनेंट बार्गेनिंग पावर होगी? देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ द सप्लायर बट प्लेंटी ऑफ बायर्स। सप्लायर आर लार्ज इन नंबर एंड पोज अ थ्रेट टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट। देयर आर नॉट मैनी सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लायर होल्ड स्कार्स या यूनिक रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, जिससे सामान खरीद रहे हैं वो डोमिनेंट कब होगा? जब नंबर में कम हो, या फिर नंबर में ज्यादा है, वो आपके बिजनेस को भी खाने की सोच रहे हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वो मतलब वो कहीं ना कहीं आपको भी, आपके बिजनेस को भी कहीं ना कहीं कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए थ्रेट बन जाएंगे वो। बार्गेनिंग पावर उनकी हाई हो जाएगी। देयर आर नॉट मैनी सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन से आपको खरीदना पड़ता है, तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बढ़ जाएगी। सप्लायर होल्ड स्कार्स और यूनिक रिसोर्सेज। सप्लायर के पास ऐसा रिसोर्स जो कहीं मिलता ही नहीं है, तो उसी से खरीदना पड़ेगा, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉटर्स के 5 फोर्सेस से एक में आता है। दे बाय इन हाई वॉल्यूम और कंट्रोल मैनी एक्सेस पॉइंट टू द फाइनल कस्टमर। बोला कि जब जब कोई सप्लाई, कोई भी बायर हमसे बहुत बड़े वॉल्यूम में परचेज करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। देयर आर ओनली फ्यू बायर्स इन द मार्केट। आपके कुछ ही बायर हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। स्विचिंग कॉस्ट टू कॉम्पिटिटर आर लो। वो आपको छोड़ के किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, स्विचिंग कॉस्ट उनकी बहुत कम पड़ती है, पड़ती ही नहीं है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेट। और अगर आपका बायर कहीं ना कहीं बैकवर्ड इंटीग्रेट करने की बात करता है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर उसकी हायर हो रही है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं अपने काम को तो कर ही रहा हूँ, जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसको भी मैं प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आपसे खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे केसेस में आप उसको ज्यादा नखरे नहीं कर सकते। देयर आर मैनी क्लोज सब्स्टिट्यूट। और जब बहुत सारे ऐसे आपके जैसे प्रोडक्ट सेल करने वाले होते हैं, तो भी सामने वाले की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। बोला कि दिस फोर्स इज स्पेसिफिकली थ्रेटनिंग व्हेन बायर्स कैन इजीली find substitute product with the attractive prices or the better quality, when buyer can switch from one product or services to another with the little cost. So this is covered under the head threats of substitute। आगे हम बात करेंगे बच्चों राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत मेन होता है, हमने अपनी राइवलरी को फोकस करना होता है। राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, बोले जो राइवलरी की बात करते हैं, तो राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर इज इंटेंस। ये हाई पर होती है, पीक पर होती है। कब होती है? देयर आर सेवरल कॉम्पिटिटर्स, एग्जिट बैरियर्स आर हाई, साथ ही साथ इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज स्लो और नेगेटिव, प्रोडक्ट आर नॉट डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट कैन बी इजिली सब्स्टिट्यूटेड, और कस्टमर लॉयल्टी लो लेवल पे होती है। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद बच्चों इनको जितना मैंने आपको अंडरलाइन करा है, यही सारा फैक्ट मेंटेन करना। बाकी सारे पैराग्राफ में जो कंटेंट दिया गया है, इसे आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल, जब 5 फोर्स मॉडल की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला इसे 3 स्टेप में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। डिटेल इसकी मेंटेन मत करना, बस शॉर्ट में मेंटेन कर लेना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ 5 फोर्सेस। 5 फोर्सेस की पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर करो, उनमें हम किस किस लेवल पर चल रहे हैं। एनालाइज करो रिजल्ट को, डिस्प्ले दैम ऑन अ डायग्राम, उन्हें डायग्राम पर कहीं ना डिस्प्ले करो। इसके बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स। तो दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल ऑफ पॉटर्स 5 फोर्स। अगर मान के चलो ये 5 मार्क्स में आ जाता, तो 3 पॉइंट्स ये लिखना ठीक नहीं रहेगा। अब गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन ईच 5 फोर्सेस, तो हम हर एक 5 फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर गैदरिंग में इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देंगे। जहां पर वैसे इन्होंने कर रखा है बायर्स पावर, सप्लायर्स पावर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऐसे करके ना
थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। पहले पॉइंट को ही हम वाइडर बना देंगे। दूसरा, एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्प्ले देम ऑन अ डायग्राम। तीसरा रहेगा, उसके बेसिस पर हमने अपने बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना होता है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो लास्ट के 2 पॉइंट, स्टेज 2 स्टेज 3 को आप डायरेक्टली थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे। स्टेज नंबर 1 में जब इन पांचों फोर्सेस को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे तो आंसर हमारा सफिशिएंट हो जाएगा, जो 5 फोर्सेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया? जो भी बच्चे मैसेज कर पा रहे हैं वो जल्दी से कन्वे करें। आई थिंक मैसेज में कुछ समस्या चल रही है, भी थोड़ा मैंने नोट किया था। मैसेज बॉक्स को एक बार रिफ्रेश कर दिया था, अब आपके कुछ मैसेज आ रहे हैं। जल्दी से कंफर्म करो, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी से कन्वे करें बच्चों। क्लियर? चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।